हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के भूगोल का तीसरा चैप्टर अपवाह के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर निम्न हैं। लेफ्ट साइड हिमालय की नदियाँ और राइट साइड प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं हिमालय की नदियों का। यह नदियाँ बारहमासी होती हैं। इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। तो जो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं, इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि ये मानसून के समय तो बारिश के कारण बहती है और गर्मियों में इनके बर्फ़ पिघलने से यह बहती रहती है। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ मौसमी होती है। इनका प्रवाह वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, इनका प्रवाह वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थात जब बारिश होगी तो इनका प्रवाह होगा, और अगर बारिश नहीं होती है तो इनका प्रवाह रुक जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट दूसरा देखते हैं हम लोग हिमालय की नदियाँ का। यहाँ की नदियों की लंबाई अधिक होती है। तो जो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ होती हैं, इनकी लंबाई अधिक होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। यहाँ की नदियों की लंबाई कम होती है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, उनकी लंबाई कम होती है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं हिमालय की नदियों की। यहाँ की नदियों की ढाल अधिक के कारण ये तीव्र अपरदन का कार्य करती है। तो जो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं, तीव्र ढाल होने के कारण ये तीव्र अपरदन का कार्य करती हैं, अर्थात मिट्टी का अपरदन बहुत तेज़ी से करती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का तीसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ की नदियों की ढाल कम होने के कारण अपरदन कम होता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, उनकी ढाल कम होने के कारण अपरदन कम होता है। चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग हिमालय क्षेत्र की नदियों का। यहाँ की नदियाँ अपने साथ जलोढ़ मृदा लाती है, जिसे सिंधु गंगा के मैदानों में जमा करती है। तो जो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं, ये अपने साथ जलोढ़ मृदा लाती हैं और उन्हें सिंधु गंगा के मैदानों में जमा करती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। यहाँ की नदियों में जलोढ़ मृदा कम होती है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, वहाँ जलोढ़ मृदा कम होती है। ठीक है, पाँचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं हिमालय क्षेत्र की नदियों का। यहाँ की नदियाँ समतल मैदानों में बहती है, इसलिए ये नदियाँ सिंचाई और जल परिवहन के लिए उपयुक्त है। तो जो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं, ये समतल मैदानों में बहती है, इसलिए ये नदियाँ सिंचाई के लिए और जल परिवहन के लिए उपयुक्त है। जल परिवहन अर्थात नाव या छोटे जहाज़ों से जल से यात्रा करना। ठीक है, पाँचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का। यहाँ की नदियाँ उबड़ खाबड़ चट्टानी धरातलीय क्षेत्र में बहती है। यहाँ की नदियाँ सिंचाई और जल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, ये उबड़ खाबड़ और चट्टानी धरातलीय क्षेत्र में बहती हैं, इसलिए यहाँ की नदियाँ सिंचाई और जल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी प्रमुख हैं। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, वे हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है, यह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये जो नदियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। समुद्र से मिलने से पहले यह नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, और ये नदियाँ समुद्र से मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदियाँ मध्य भारत एवं छोटा नागपुर पठार में होने वाली वर्षा पर निर्भर रहती है। ये नदियाँ खुली घाटियों में बहती हैं। तो जो ये नदियाँ, ये मध्य भारत और छोटा नागपुर पठार में होने वाली वर्षा पर निर्भर रहती है, और ये जो नदियाँ हैं, ये खुली घाटियों में बहती है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी,
माही, साबरमती प्रमुख है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वे हैं नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। ठीक है, यह नदियां अरब सागर में गिरती हैं और ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। समुद्र से मिलने से पहले यह नदियां ज्वारंधमुख का निर्माण करती है और समुद्र से मिलने से पहले ये नदियां ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। ये नदियां मुख्यतः पश्चिमी घाट और उसके आसपास होने वाली वर्षा पर निर्भर है। तो ये जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट और उसके आसपास होने वाली वर्षा पर निर्भर हैं। ये नदियां तंग घाटियों में बहती हैं और ये जो नदियां हैं ये तंग घाटियों में बहती है। तंग मतलब बहुत कम चौड़ी घाटियां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5वां नंबर। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर होगा किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से देशों की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से देशों का जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर ही आधारित होती है। कृषि के लिए जल एक महत्वपूर्ण कारक है और नदियां जल का प्राकृतिक स्रोत है और कृषि के लिए जल बहुत ज़रूरी है और नदियां जल का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, साथ ही ये नदियां उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है और ये जो नदियां हैं ये उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है जिससे कृषि का विकास होता है और जिसके कारण कृषि का विकास होता है। इसके अलावा नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और नदियों में हम लोग बांध बनाकर जल विद्युत का भी उत्पादन करते हैं। उद्योगों और कल कारखानों के लिए जल के मुख्य स्रोत ये नदियां ही हैं और उद्योग और कल कारखानों के लिए जो जल की आवश्यकता होती है तो इनके लिए ये नदियां ही मुख्य स्रोत हैं। ये नदियां बड़े बड़े शहरों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और ये जो नदियां हैं ये बड़े बड़े शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। नदियों पर बांध बनाकर पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है और हम लोग नदियों पर बांध बनाकर वहाँ पर पर्यटन स्थल बना सकते हैं। ठीक है, और पर्यटन को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। इन्हीं कारणों से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं सब कारणों से कहा जाता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्रियाकलाप। नीचे दी गई वर्ग पहेली को हल करें। नोट, पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ग पहेली दिया हुआ है, इसे हमें भरना है बाएं से दाएं तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बाएं से दाएं तरफ का, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका जो उत्तर होगा वो देखिए नीचे दिया हुआ है। एक नंबर होगा कृष्णा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, तो इसका देखिए उत्तर होगा आपका गंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दूसरा नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। तीसरा प्रश्न, व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी। ठीक है, तीसरा नंबर, इसका जो उत्तर होगा वो होगा व्यास। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। चौथा नंबर, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तापी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांचवा नंबर, पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जानी जाने वाली
नदी। तो चलिए इसका उत्तर होगा, देखिए 5वां नंबर। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दामोदर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर का। यहाँ पर देखिए आपका उत्तर दिया हुआ है सतलुज। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। रोहतांग दर्रों के पास किस नदी का स्रोत है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है रावी। ठीक है, 8वां नंबर हम लोग देखते हैं प्रश्न। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसका 8वां नंबर आंसर होगा गोदावरी। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8वां नंबर गोदावरी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। इसमें हम लोग को ऊपर से नीचे की तरफ भरना है। ठीक है, इसमें पहला 9 नंबर है सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9 का ऊपर से नीचे की तरफ इसका आंसर करना है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ इसका आंसर चिनाब। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 9वां नंबर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। भ्रंश अफवाह होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी। तो इसका 10वां नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है नर्मदा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से भरना है। अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर। दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कावेरी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आपका काम देगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर। लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी। ठीक है, तो 12 नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है इसका इंदुज। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। ठीक है, 13 नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं। वो है लूनी। ये देखिए 13 नंबर का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी। ठीक है, 14 नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं। उसका होगा यहाँ पर देखिए झेलम। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है 15 नंबर। यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी। तो इसका 15 नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पर आपका देखिए दिया हुआ है यमुना। ठीक है, तो इस तरह हमने इस वर्ग पहेली को भरे हैं। नीचे इसका देखिए पूरा आंसर दिया हुआ है, बाएं से दाएं के लिए और ऊपर से नीचे के लिए। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 9 के भूगोल का तीसरा चैप्टर अफवाह के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 2 था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।